गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में जो हमारी चैप्टर फर्स्ट का पहला ही लेक्चर था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्योंकि हम इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आना चाहिए ताकि हम आगे फर्दर स्टडी करें तो हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें सेपरेट टेक्सा रैंक या कैटेगरी में रख सके। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया वो एरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करा। उन्होंने जो प्लांट थे उनको हर्ब, शर्ब और ट्रीज में डिवाइड किया। जो छोटे प्लांट थे उनको हर्ब, जो शाक यानी झाड़ी जैसे प्लांट थे उनको शर्ब, और जो बड़े वाले ट्रीज थे, लार्ज ट्री होते थे, उनको ट्री बोला। यानी कि कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं देके एनाटॉमिकल बेस स्टडी पहले नहीं की जाती थी प्रीवियस टाइम में, तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेस पर उन्होंने बताया या इनको कैटेगराइज किया। एनिमल्स जिनमें आरबीसी थी उनको एनिमल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया। ठीक है, और जिनमें नहीं थी उनको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया। तो जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था वो मॉर्फोलॉजिकल बेस पर दिया था। उसके बाद O2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जो कैरलस लिनियस सर ने दिया था, वो भी ऐसे ही मॉर्फोलॉजिकल बेस पर था जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग अलग सेपरेट डिवाइड किया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें कि प्रोटिस्टा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई, अलग अलग किंगडम ऐड करते चले गए। बट अभी तक एक पर्टिकुलर जो एनाटॉमिकल बेस पर, जो उनके सेलुलर बेस स्टडी पर क्लासिफिकेशन दिया जाए, ऐसा क्लासिफिकेशन अब तक नहीं दिया गया था। जैसे जैसे फर्दर स्टडी करी गई तो सेपरेट कैरेक्टर सामने आते गए। उस सबसे अब जो एक्सेप्टेबल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था वो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमल किंगडम में इनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर हम बात करें मोनेरा की, यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, इनको कुछ पर्टिकुलर बेस्ड कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है ना, जैसे कि इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रिमिटिव सेल है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इनका फीडिंग न्यूट्रिशन टाइप कैसा है, ठीक है ना, या फिर इनकी सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेस पर इनको अलग अलग किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। अगर हम बात करें मोनेरा की, ठीक है, सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। मोनेरा के अंदर हम कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वो सब बात की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें होने चाहिए या कि कौन से कैरेक्टर के बेस पर हमने मोनेरा को बताया है कि जी ये कैरेक्टर मोनेरा में है तो ये ऑर्गेनिज्म इसमें होने चाहिए। सबसे पहले मोनेरा के अंदर जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दूसरा यूनिसेलुलर रहेंगे, ठीक है ना, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगी यानी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो प्रीवियस टाइम में जो प्रेजेंट थे यानी प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दूसरा ये यूनिसेलुलर रहेगी, सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगी। तीसरा इनका जो सेल होगा, ठीक है, जो सेल होगा इनका वो कैसा रहेगा, सिंगल सेल रहेगा। तीसरी बात इनका जो फीडिंग जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन इनका फोटोट्रॉफिक भी हो सकता है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है ना। फोटोट्रॉफिक मतलब खुद से सिंथेसाइज करवाने वाले, और हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। अब बात करें कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन से रहेंगे, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे चाहे वो फोटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक हो, सबको मोनेरा के अंदर रखा जाएगा। अब बात कर ले प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिर्फ मोनेरा में ही हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, अदरवाइज सभी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो होंगे लेकिन वो यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि डेवलपमेंट तो हुआ सेल में बट अभी तक वो कैसे हैं, सिंगल सेलुलर है। इनमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है ना, सेल वॉल की एब्सेंस रहेगी। दूसरा इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब हम बात कर ले फंजाई, तो फंजाई कैसे होते हैं, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तीसरा
इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफिक होगा। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ये शो करेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखेंगे ताकि उसको भी बेनिफिट मिले और इनको भी बेनिफिट मिले। अब बात करते हैं प्लांटिया, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनमें हम सभी प्लांट को स्टडी करेंगे। फंजाई में भी सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी जो काइटिन की बनी होगी। सेल वॉल यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट की बनी हो सकती है। जैसे हम मोनेरा में बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल जो होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हो सकती है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की रहेगी। दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब पेप्टीन और पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई उनका एसोसिएशन रहेगा। फंजाई में क्या रहेगा, काइटिन की बनी होगी। प्लांट में क्या होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की सेल वॉल बनी होगी। दूसरा ये मल्टी सेल्यूलर रहेंगे। मल्टी सेल्यूलर फंजाई से स्टार्ट हो जाता है, तो प्लांटी में भी कैसे मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर मिलेंगे, यूकैरियोट्स मिलेंगे। और सेल वॉल इनमें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड काइटिन की बनी होंगी। इनका जो फीडिंग रहेगा, जो फीड करेंगे या न्यूट्रिशन रहेगा वो सेप्रोफाइटिक यानी डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे। जो नेचर में स्कैवेंजर का काम करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं, ठीक है। एनिमेलिया जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो यूकैरियोटिक भी होगा, ठीक है ना, मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी रहेगा। इनका फीडिंग हेटेरोट्रॉफिक होगा। दूसरा ये ओमनिवोर भी होंगे। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फीडिंग या न्यूट्रिशन इनका जो होगा ऑडोट्रॉफिक भी हो सकता है, जो कि हम सियानोबैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में देखने के लिए हमें मिलते हैं। हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, एयर, ठीक है, एयर हो, सॉइल हो, जहाँ भी हो, एवरीवेयर हमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है ना। हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे कोकस हो सकता है स्फेरिकल, बैसिलस हो सकता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, विब्रियो हो सकता है कोमा शेप लाइक, और स्पाइरलम होगा स्पाइरल शेप लाइक। तो इनकी शेप के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लें। आर्कियोबैक्टीरिया जो होगा ये थोड़ी हार्श कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि थर्मोफाइल्स बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को जो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, तो इनको हम थर्मोफाइल बोलेंगे। थर्मो या टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स जो होंगे वो सॉल्टी एरिया में हमें देखने के लिए मिलेंगे। एसिडोफाइल जो कि एसिडिक कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेंगे। मिथिनोजेंस ये हमें मार्शी एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। और ये रूमिनेंट एनिमल जैसे कि कैटल, जो जुगाली करने वाले और कैटल होते हैं, उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए उनको मिथेनोजन या मिथेनोजेंस भी कहते हैं, मिथेन गैस का प्रोडक्शन करने वाले। और इनमें जो सेल वॉल होगी वो उतनी डेवलप नहीं रहती। यू बैक्टीरिया जो होंगे, यू मतलब ट्रू और बैक्टीरिया को डिनोट कर रहा है, तो यू बैक्टीरिया कैसे होंगे, ये ट्रू बैक्टीरिया कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल वॉल होगी वो रिजिड सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। और इसमें फ्लैजिलम भी देखने के लिए मिल सकता है। फ्लैजिलम मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। सेल वॉल कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगी या उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता। वो सेल को या बैक्टीरिया जिस पर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो एक रिजिड यानी कि शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता। फ्लैजिलम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, जो मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। दूसरा देख लो, इसके अंदर यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है ना, जो फोटोसिंथेटिक होगा। इसके अंदर कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेटिक करने की, यानी ऑटोट्रॉफिक होगा, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेंगे। जो बैक्टीरिया हमें कीमोसिंथेटिक में देखने के लिए मिलते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्टांस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। हेट्रोबैक्टीरिया, हेट्रो यानी दूसरे पर डिपेंड करने वाले या दूसरे और किसी डिफरेंट टाइप से अपना फूड लेने वाले बैक्टीरिया, जैसे कि ये मेनली डिकम्पोजर हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, स्कैवेंजर की तरह काम करेंगे। ऑलरेडी जो डिकम्पोज हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। पार्शियली ऑक्सीडाइज वो हो चुका है, उसको बस अब्जॉर्ब करना है, उससे अपना फूड लेंगे। इसमें जैसे हेल्पफुल होता है मेकिंग कर्ड, इसमें
जो मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया है वो होता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिससे कर्ड का फॉर्मेशन होगा। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। सम आर पैथोजेंस, जैसे आप साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात कर लो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में बात कर लो। ये सब कैसे हैं, ये पैथोजेंस की तरह काम करते हैं, बीमारी फैलाने का। साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात करूँ तो ये टाइफॉइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये कोल्ड जो न्यूमोनिया हो जाता है बच्चों में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं। रिप्रोड्यूस, फाइनली रिप्रोड्यूस के बारे, ये रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होगा, फिजन यानी कि सेल, 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी तो फिजन करेंगी, यानी कि रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर रही है, अपनी एक सेल से 2 सेल को फिजन करवा करके अपना रिप्रोडक्शन करती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ। दूसरा होगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जो कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे एक एक्सटेंशन और होगा जिसको हम पिलाई बोलते हैं। पिलाई क्या करती है, 2 सेल जो होती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, 2 सेल बैक्टीरिया की यहाँ पिलाई का फॉर्मेशन करवाएंगी और यहाँ आपस में ये क्या करवा लेती हैं, 2 सेल को, बैक्टीरिया की जो 2 सेल होंगी उनको जोड़ लेंगी और इनके साइटोप्लाज्म जो भी मटेरियल होगा इनको ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिलाई। कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक और जो बैक्टीरिया में है जिसको हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सेल वॉल की या कह लीजिए डेवलप नहीं रहती है, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, एक ऑर्गेनिज्म को शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब इसमें शेप ही नहीं होगी तो ये इसको हम जोकर ऑफ मोनेरा भी कहते हैं, जो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहती। बट ये है बैक्टीरिया के अंदर ही हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल का कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये PPLO भी इसको बोला जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि माइकोप्लाज्मा का सेकंड नेम या PPLO किसको बोला जाता है, तो माइकोप्लाज्मा इज नोन एज PPLO, जो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, 0.1 नैनोमीटर तक का ये हो सकता है। बैक्टीरिया से तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इसको रखा जाता है। ओके।